कम से कम घर में पढ़ना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है। हाँ, डायग्राम्स के लिए शायद आपको मैंने कहा हुआ है कि आपको एनसीईआरटी रेफ़र करनी है। आपने एनसीईआरटी रेफ़र की थी बच्चों डायग्राम्स के लिए? बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, तो यहाँ भी जो जो बच्चे हैं मैं अभी ये पूरा समझा रहा हूँ। उस बाद आपको अभी क्लास ख़त्म होते सारी आपकी क्लास ख़त्म नहीं होगी। आपको प्रॉपर एनसीईआरटी की मदद से पहले सुंदरता के साथ चीज़ों को करना है। और जो भी पीडीएफ है जिसका जिसका पूरा हो गया पूरा चैप्टर, वो पीडीएफ सेंड कर देगा ग्रुप में, जो आपने पिछला बनाया भी होगा शायद। उसमें ये बाल वाली बातें जोड़ के एनसीईआरटी से फ़ोटो और अच्छी करके आपको दोबारा भेजना है, ठीक है? जो जो कर पाएगा ये आज ही का आज भेज देगा, बाकी फिर हम संडे को फिर मिलेंगे रिवीजन क्लास के लिए। मैं आपको ये प्रोसेस ये सातवां तरीका बता दूं। ये प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल, मतलब एक सैम्पल में कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है बेटा, कोई और सॉल्ट भी मिक्सड होगा, हमें कॉपर सल्फेट को अलग करना है बाकी की इम्प्योरिटी से। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है बेटा कि प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट एक सॉलिड होता है बेटा, तो अगर आपको प्योर क्रिस्टल उस सॉलिड के अलग करने हैं तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आप इसे सेपरेट कर सकते हो अपनी इम्प्योरिटी से। अब सर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा? देसी भाषा में क्रिस्टलाइजेशन का अर्थ होता है सॉलिड बनाना। आइए इंग्लिश पढ़ के सुनाऊँ मैं आपको। इम्प्योर सैम्पल, जो भी आपके पास इम्प्योर सैम्पल है, इज़ डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड द सोल्यूशन इज देन इवेपोरेटेड विच लीव्स, ये लीव्स लिखा मतलब विच छोड़ जाता है, विच लीव्स बिहाइंड क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब कहने का अर्थ है, मेरी बात सुन लो, आप कॉपर सल्फेट का जो भी इम्प्योर सोल्यूशन था ना, जो भी इम्प्योर सब्सटेंस था ना, उसको लिमिटेड पानी में डाल के पहले घोल दो। मैंने कोई भी चाइना डिश ली, चाइना डिश मतलब ऐसे खुला बर्तन, उसमें जो भी मेरे पास इम्प्योर सैंपल था, मान लो उस इम्प्योर सैंपल में कॉपर सल्फेट भी था और कॉपर सल्फेट के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी भी थी, मान लेता हूँ, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने पानी डाल के इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी डाल के इसका पहले एक्वस सोल्यूशन बना लिया। अब नीचे से आग लगा के इस एक्वस सोल्यूशन को गर्म किया। जब मैं गर्म करूँगा तो मैं ऑब्जर्व ये करूँगा बेटा कि बाकी चीज़ें वेपर्स बन के उड़ जाएंगी, मतलब वाटर वेपर्स के साथ बाकी सॉलिड जो होगा ना, बाकी सॉल्ट जो होगा ना, सॉल्ट सोल्यूशन वो उड़ जाएगा। एक सॉल्ट सोल्यूशन बच जाएगा, और पता है कैसे बचेगा? वो यहाँ पे सॉलिड बना के बच जाएगा। कौन बच जाता है सॉलिड बना के? कॉपर सल्फेट की बेटा ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। बेटा कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे आपके घर की सीमेंट, आप सबने शायद घरों में देखा होगा, घर में छपाई होती है भाई, पहले ईंटें से ब्रिक्स जुड़ते हैं और फिर उसके बाद सीमेंट से वो ब्रिक्स की छपाई होती है, कभी आपने देखा है? हेलो। यस सर। और बोला जाता होगा उस सीमेंट को जितना तराई करो ना, तराई मतलब पानी देना, कम से कम 5-10 दिन उसको पानी देते रहते होंगे, बोलते होंगे जितना उसको पानी दो उतना वो अच्छा मजबूत होता है। तो ये बताओ यार, पानी देने से कोई सॉलिड कैसे मजबूत होता है? बेटा केमिकली ना कुछ सॉलिड में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो पानी एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस सॉलिड को और ज़्यादा अच्छा सॉलिड बनाता है, और इस और ज़्यादा अच्छे सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कॉपर सल्फेट ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के यही चाइना डिश में रह जाएगा, और बाकी सॉल्ट जो होगा वो वेपर्स के साथ ऊपर उड़ जाएगा। कॉपर सल्फेट की मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो क्रिस्टलाइज करके बच जाएगा नीचे और बाकी उड़ जाएगा। आपको समझ में आ गया कॉपर सल्फेट आप सेपरेट कैसे कर पाए? बोलना पड़ेगा बच्चों, सबको बोलना पड़ेगा। सर जो हाँ बोल दो बेटा, डाउट पूछ लो। इम्प्योरिटी में, क्या बेटा? सर इम्प्योरिटीज में अनदर सॉल्ट होंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इम्प्योरिटी में कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कॉपर सल्फेट नहीं है, उसे हम इम्प्योरिटी कहेंगे। हेलो। तो सॉल्ट ही होना जरूरी है? नहीं बेटा, कुछ भी, कोई भी चीज़ अदर देन कॉपर सल्फेट इज इम्प्योरिटी फॉर मी। हेलो। सर अगर कॉपर सल्फेट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस होगा इन तो? जनरल, हाँ, अब इन जनरल बेटा कॉपर सल्फेट के साथ जो इम्प्योरिटी नेचर में मिलती होगी ना पत्थरों में, उनको ऐसे कर दिया जाता होगा। तो हम ये भी प्रोसेस वही ना पढ़ रहे हैं, वो जो इन जनरल प्रैक्टिकल नेचर में अप्लाई इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। हेलो।
तो इन जनरल कॉपर सल्फेट ऐसी ही इम्प्योरिटी के साथ मिलता है जो वाटर वेपर्स के साथ उड़ जाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस हमने कॉपर सल्फेट के लिए याद भी कर रहे हैं। हेलो, यस सर। चलो, किसी को कोई तकलीफ बेटा यहाँ तक बोलना पड़ेगा बच्चों? नो सर। ये देखो, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने फ़ोटो बनाई है कि मान लो एक बीकर है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट है और बहुत सारे, जैसे लिखा ना इम्प्योर सैंपल ABC प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे इम्प्योरिटी मेरे लिए क्या होगा, ABC, और ये ABC में और चौथा क्या है, कॉपर सल्फेट। तो जब पानी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी डाल के इसको गर्म करूँगा मैं एक्वा सोल्यूशन को, तो सारी इम्प्योरिटी ABC क्या हो जाएगी, वेपर्स के साथ उड़ जाएगी। यहाँ पे क्रिस्टल केवल कौन बनाएगा बेटा, कॉपर सल्फेट। हेलो हेलो, यस बोलना Yes, पड़ेगा, sir. पक्का? यस सर। चलो, मैं आपको ये कॉपर सल्फेट वाला ये जो फ़ोटो बना था, मैं इसलिए आपको एनसीईआरटी भी दिखाता चल रहा हूँ कि मैं चाहूँगा आप ये फ़ोटो मत बनाओ। एनसीईआरटी में एक बार दिखा देता हूँ, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कितना अच्छा फ़ोटो एनसीईआरटी ने बनाया हुआ था, अच्छे से समझ में भी आ रहा था। तो मैं चाहूँगा एक बार हम, अच्छा नहीं, एक्सरसाइज तो मान लीजिए आपके लिए बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज होमवर्क दी थी, मुझे याद है, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने होमवर्क दे दिया था बच्चों। कुछ कोई लोग एक्सरसाइज करके लाए हो कि किसी ने नहीं किया? तो चैप्टर 2 की? हाँ बेटा, ऑब्वियसली। नहीं सर, आपने नहीं दी थी एक्सरसाइज सर। चलो ठीक है, आज अब दे दे रहा हूँ बेटा, अब सबको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बच्चों, एनसीईआरटी के ये चैप्टर के बीच में भी जो क्वेश्चन होंगे ना, जिन्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम। सर इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बेटा ऐसे सवाल। हेलो, ये ऐसे सवाल। हेलो हेलो, यस सर। ये भी आपको पेज नंबर लिख के अटेम्प्ट करने हैं। अगर मेरे क्लास नोट से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप मुझसे डाउट पूछोगे, ठीक है? ये आपका संडे का काम है, इसको भी मैं रिकॉर्डेड ही रख रहा हूँ सारी बात, की बाकी लोगों के काम भी आ जाए। हाँ बेटा, कॉपर सल्फेट को लिए अपन के पास एनसीईआरटी ने कोई फ़ोटो नहीं रखी है, इसलिए कोई बात नहीं, वो पर्याप्त है हमारी। आगे बढ़ जाओ बच्चों। हेलो, Yes, sir. चलो बेटा, तो सेपरेशन मेथड्स में बेटा आगे बढ़ते हैं, और सेपरेशन मेथड्स में नेक्स्ट बात करते हैं। सेपरेशन मेथड्स में 7 पॉइंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 8 जानने का प्रयास करते हैं बेटा। नहीं, 8वां पॉइंट कुछ नहीं बेटा, फिर कुछ नोट डलवाए हैं मैंने। शायद ये नोट जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मतलब बीच के सवाल है, उन्हीं के लिए। तो देख लो बेटा, मतलब सेपरेशन टेक्निक समाप्त होती है, फिर कुछ नोट डले हैं। नोट 1 है बेटा, कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये पता तो शायद हमें है ही, लेकिन फिर भी इंग्लिश लिखने का, क्योंकि स्कूलों में इंग्लिश भी लिखनी पड़ती है, इंग्लिश लिखने के लिए मैंने आपको अलग से लिखवाया हुआ है। आपने लिखा भी होगा, मैं पहले समझा देता हूँ। कॉपी को 2 हिस्सों में बांटेंगे, इधर मिक्सचर इधर कंपाउंड। मिक्सचर में लिखेंगे एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कंपाउंड्स फर्स्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। एग्जाम्पल, जैसे पानी है, H2O होता है, अमोनिया है, NH3 होता है। ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो क्या बन गया बच्चों, ये मिक्सचर। इनको मिक्स कैसे किया जाता है? मिक्स करना इज़ अ फिजिकल चेंज, मिक्स करना इज़ अ फिजिकल चेंज। और वही कंपाउंड क्या है, कहता है जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ये साथ में मिक्स फिजिकली नहीं है बेटा, कंपाउंड बनने के लिए एलिमेंट्स को कैसे मिक्स होना पड़ता है, केमिकली। जैसे कि H2 और N2 आपस में मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना दे रहे हैं, अमोनिया। अब H2 और N2 का एग्जिस्टेंस खत्म है, अब H2 N2 किस रूप में एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा अमोनिया। अब H2 को कोई नहीं जानता, N2 कोई नहीं जानता। H2 N2 केमिकली कंबाइन करके खुद खत्म हो चुके हैं और नया कंपाउंड बना चुके हैं, अमोनिया। तो ये कहलाएगा एक कंपाउंड, वेर एज H2 प्लस NH3 ये कहलाएगा एक मिक्सचर। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, किसी को बोलना पड़ेगा? हेलो, नो सर। तो एक बार और से एक्सप्लेन कर दीजिए कंपाउंड। एक बार फिर मिक्सचर समझ में आता है बेटा कि ये भी रिपीट करो? तो मिक्सचर भी कर दीजिए। मिक्सचर भी सुन लीजिए बेटा। कहता है जब एलिमेंट और कंपाउंड्स फर्स्ट मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड पहले मिक्स करते हैं मिक्सचर बनाने के लिए। जैसे कि 2 कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वाटर और अमोनिया। वाटर की अलग बॉटल आती है, अमोनिया की अलग बॉटल आती है, दोनों को बॉटल को मैंने एक टब में पलट दिया, तो मैंने मिक्स ना किया जिसमें वाटर और अमोनिया अलग अलग मिक्स्ड है। इसने कोई नया कंपाउंड नहीं बनाया, दे आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर। हेलो हेलो, जैसे देसी भाषा में आपको बोलूँ तो पानी में चीनी,
पानी में चीनी जब मैंने मिक्स की तो वो केवल मिक्स्ड है, मिक्सचर है, वो कोई नया कंपाउंड नहीं बन गया। वहाँ पे पानी भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, चीनी भी अभी एग्जिस्ट कर रही है, वो साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? हेलो। यस वेरेस कंपाउंड का अर्थ होता है दो सब्सटेंस साथ में मिल के नया सब्सटेंस बना लेंगे और वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो अब मर जाएंगे, वो अब नया सब्सटेंस बना लेंगे। दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस। नाउ दे डू नॉट एग्जिस्ट। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं मिक्सचर में बच्चों, वही वाली बात कि यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, तो लिखा है नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल कॉम्पोजिशन मतलब जैसे तुम पानी में चीनी डाल रहे हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, वेरिएबल है, इसमें फिक्स नहीं है, और कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। वही यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। यहाँ पे कह रहा है जो आप कॉम्पोजिशन मतलब जितने रेशियो में आप दो लोगों को ऐड करते हो वो फिक्स रहता है। जैसे कि अगर मैं ऊपर देखूं H2 और N2 आप मिक्स कर रहे हो तो H2 और N2 का एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिक्स होके अमोनिया बनाएगा। ये नहीं कि अभी आपने ज़्यादा नाइट्रोजन लगा दिया तो अभी कम हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन का जो कंजम्पशन होगा अमोनिया बनाने के लिए वो हमेशा फिक्स होगा कॉम्पोजिशन। हेलो हेलो, यस बोलना पड़ेगा बच्चों। हेलो, यस सर। ठीक है। मिक्सचर में तीसरा पॉइंट लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी ईजिली सेपरेटेड। मिक्सचर में आप क्योंकि फिजिकली मिक्स्ड हैं तो दो लोगों को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। अब सर किसके कंपैरिजन में आसान बोल रहा हूँ मैं? कंपाउंड के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, इनफैक्ट अगर करना है तो बहुत स्पेशल मेथड्स लगेंगे। हो सकता है लेकिन बहुत स्पेशल मेथड्स लगेंगे, तो यहाँ पे अलग करना कठिन है, तो इसके कंपैरिजन में मिक्सचर को अलग करना आसान है। हेलो हेलो, यस चौथा पॉइंट मिक्सचर में लिखा है मिक्सचर हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बोल रहा है मिक्सचर की वही प्रॉपर्टी होगी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की होगी, ऐसे कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन कहता है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जब कंपाउंड कोई नया बनता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। हेलो हेलो, यस यस ठीक है। तो ये हो गया बेटा 4 बातें मिक्सचर और कंपाउंड के लिए जो काफ़ी ज़रूरी हैं, जो कि नोट 1 था आपके लिए। और नोट 2 में बच्चों मैं आपको एक और सेपरेशन मेथड बताना चाहूँगा। ये सेपरेशन मेथड भी मैं समझा देता हूँ, फिर आप लिखेंगे इसको। बड़ा अच्छा सा, बड़ा आसान सा है। ये सेपरेशन मेथड कहलाता है बच्चों क्रोमेटोग्राफी। अब सर ये क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ बच्चों। इंग्लिश में लिखा है व्हेन टू components differ in their extent of adsorption, the process which is used to separate the two components from each other is called chromatography। अब सर ये adsorption क्या होता है? तो बेटा क्रोमेटोग्राफी तब समझ में आएगा जब adsorption समझ में आए। तो आइए, क्रोमेटो ऊपर की इंग्लिश हमें नहीं समझ में आई, लेकिन पहले मैं आपको adsorption समझाऊंगा, फिर ऊपर की इंग्लिश समझाऊंगा। अब सर adsorption तो नहीं सुना हमने, AD वाला ये हमने नहीं सुना है, लेकिन ए बी वाला एब्जॉर्प्शन हमने सुना है सर। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? ये एक बल्क फिनोमेना होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बेटा कि मान लो तुम्हारे ज़मीन में पानी गिरा है, बॉटल, तुम पानी पी रहे थे और बॉटल गिर गई तो पानी ज़मीन में फैल गया। तुम एक कपड़ा लाए, कपड़े से तुमने पानी को पोंछ दिया, तो बेटा कपड़े ने पानी को क्या किया? कपड़े ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। ये बात समझ में आती है? एब्जॉर्ब कर लिए का अर्थ ये होता है बेटा कि मान लो एक गोला कपड़ा है और कपड़े ये कट्टस पानी है। बेटा कभी भी तुम कपड़े से पानी को पोंछोगे तो कपड़े के अंदर होता है ना, जब बहुत मोटा कपड़ा होगा तो एकदम अंदर सोख लेगा पानी को। हेलो हेलो यस यस हेलो, बोलना पड़ेगा। तो जो कपड़े के अंदर रेशे होंगे ना, रेशों के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। शायद इसलिए मैंने बाहरी वो चीज़ है जो एब्जॉर्ब कर रही है, जो सोख रही है, और अंदर वो कट्टस में वो दिखाया जो एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये तो ए बी वाला एब्जॉर्ब है। ए डी वाले एब्जॉर्ब में ये होता है फ़र्क बेटा कि यहाँ पे केवल सरफेस में चिपकता है। यहाँ पे केवल कहाँ चिपकता है? जैसे यहाँ पे अंदर बल्क में चिपका, यहाँ पे केवल सरफेस में चिपकता है। सर ये कब हो सकता है? जैसे मान लो बेटा तुम बाहर बाज़ार में घूमने जा रहे हो, तो जो मिट्टी चिपकती है बेटा तुम्हारे शरीर में, मिट्टी चिपकती है ना, बाहर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं,
वो क्या तुम्हारे शरीर में चिपकते हैं कि तुम्हारे अंदर चले जाते हैं? स्किन में ना बस चिपकते हैं। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes. थोड़ा बहुत इनहेल करके अंदर भी, लेकिन इनहेल तुम नाक से करते हो, स्किन से तो नहीं करते ना इनहेल। हेलो हेलो। No, तो वो तो तुम्हारे केवल सरफेस में चिपक रहे हैं। हेलो, मतलब केवल स्किन में चिपक रहे हैं। तो स्किन हो गई चिपकाने वाली और कचड़ा हो गया चिपकने वाला। टेक्निकल भाषा में इसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं, और जो व्यक्ति चिपकाता है यानी कि स्किन, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो चिपकता है यानी कि गंदगी, कट्टस, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेट। ये बात समझ में आती है? चिपकाने वाला क्या कहलाता है? एड्जॉर्बेंट। और चिपकने वाला क्या कहलाता है? एड्जॉर्बेट। कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। और एडजॉर्प्शन केवल कहाँ होता है बेटा? सरफेस में होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? On surface. surface. ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क समझ में आता है बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. सबको बोलना पड़ेगा। बोलो बेटा। हेलो। Yes, sir. चलो, अब क्रोमेटोग्राफी क्या है? मान लो बेटा दो चीज़ें हैं, दो चीज़ हैं, एक चीज़ है ए, एक चीज़ है बी। मैंने एक चिपकाने वाला यंत्र का इस्तेमाल किया। बेटा खुद बताओ, चिपकाने वाली चीज़ क्या कहलाती है? एडजॉर्बेंट। याद है? अभी बताया मैंने, Yes, एडजॉर्बेंट। और चिपकने वाली क्या कहलाती है बच्चों? एडजॉर्बेट। अब मान लो दो चीज़ें हैं, एक है ए, एक है बी। ए और बी के एड्जॉर्प्शन होने के, मतलब सरफेस में चिपकने की टेंडेंसी में अगर फ़र्क है, मान लेते हैं ए चिपक जाता है, बी नहीं चिपकता, तो मैंने सोल्यूशन को यहाँ ऊपर से फ्लो करवाया, सोल्यूशन से ऊपर को फ्लो करवाया, कहो बी मान लो चिपकता है, तो बी भी यहाँ चिपक जाएगा। हेलो। और ए जो कि एड्जॉर्ब नहीं होता, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। हेलो हेलो हेलो। तो सोल्यूशन में अगर ए और बी मिक्स था, तो जो Explain again. हाँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मान लो सोल्यूशन में ए और बी मिक्स था, मैंने सोल्यूशन को ऊपर से फ्लो करवाया, किस में? एडजॉर्बेंट में। मान के चलते हैं बी चिपक जाता है सरफेस में, यानी कि एडजॉर्ब हो जाता है, और ए एडजॉर्ब नहीं हो पाता। तो अगर मैं सोल्यूशन फ्लो कराऊंगा ऊपर से इस एडजॉर्बेंट में, काले वाले, तो बी तो चिपक जाएगा, लेकिन ए नहीं चिपक पा रहा है, नहीं एडजॉर्ब हो पा रहा है, इसलिए अलग हो जाएगा। तो आपने ए और बी को सेपरेट कर दिया। इस प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हेलो, Yes. बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. चलो बच्चों,